वेलकम बैक टू जीएस वरदान। लास्ट क्लास में हम लोग भारतीय कृषि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंतर्गत तिलहन आता है। तिलहन का मतलब यह हुआ कि ऐसे क्रॉप, ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। और अगर हम तिलहन की बात करें तो तिलहन जो है भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है, मतलब कि फैट का जो है मेन सोर्स है। और भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें जो है, तिलहनी फसलें मतलब कि ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों को हम ऑयल सीड कहते हैं, ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड का मतलब हुआ कि ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता है। ऑयल सीड क्रॉप के अंतर्गत तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी एवं विनौला आते हैं। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। येलो रिवॉल्यूशन, लास्ट क्लास में हमने रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि श्वेत क्रांति, सदाबहार क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति। उसी तरह से क्या है, एक पीली क्रांति है। तो पीली क्रांति के अंतर्गत हम लोग तिलहन का उत्पादन करते हैं और यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग एज ए लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में किया जाता है, वार्निश बनाने में, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन एवं पशु के आहार में किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है तिलहन फसल है। तो तिलहन फसल है, कैसी फसल है? सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। शुष्क भूमि में क्या होता है? मूंगफली होता है, मूंगफली, ग्राउंड नट, और यह जमीन के अंदर होता है। पेगिंग, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किससे संबंधित है? मूंगफली से। पेगिंग जो है मूंगफली से संबंधित है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। बार बार क्वेश्चन पूछे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात में मूंगफली सर्वाधिक होता है। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? पंजाब है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन कौन करता है? पंजाब। और अगर ऐसे देखा जाए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। एक मानचित्र दिया गया है ABCD, तो पूछा गया कि किस क्षेत्र में उत्पादन होता है। तो यहाँ देख लीजिए, A है, B है, C है और D है, ABCD। तो ये देखिए मूंगफली, ये गुजरात का क्षेत्र है, मूंगफली उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए ये गन्ना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है गन्ना। और फिर देखिए रागी दिया है, तंबाकू दिया है। तो ये रागी है और ये तंबाकू का क्षेत्र है। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल है सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों और तिल। ये मुख्य फसलें तिलहन के अंतर्गत आती हैं। भारत में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक राज्य बताया था मध्य प्रदेश है। सरसों की प्रजाति है वरुणा, पूसा, बोल्ड और पीताम्बरी। पीताम्बरी या पीताम्बरी 2019 PCF से क्वेश्चन पूछा गया था, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। तो इसको आसान करना याद है, पीले रंग का होता है तो पीताम्बरी हो गया, पीले सरसों की प्रजाति है। वरुणा, पूसा, बोल्ड भी उसकी प्रजाति है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। जिप्सम की अधिक मात्रा मूंगफली की फसल में आवश्यक होती है। कौशल किसकी प्रजाति है? मूंगफली की। कौशल जो है मूंगफली की एक प्रजाति है। तो मूंगफली प्रोडक्शन, जो मूंगफली ग्राउंड नट प्रोडक्शन, मूंगफली उत्पादन में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु,
अग्रणी राज्य हैं। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का प्रमुख योगदान है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान, हरियाणा और यूपी, ये तीनों याद कर लेना है। जैसे एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, जबकि सरसों के उत्पादन में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारा ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए दलहनी फसल के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने इतना कर लिया ना, इतना याद जितना हमने बताया है, इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपके क्वेश्चन इससे मिस नहीं होंगे। दलहनी, दलहनी मतलब क्या हुआ? जिनसे दाल मिलता है हमें, पल्सेज, दाल मिलता है। तो पहला दिया, वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है, भारत। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत अक्सर पूछा जाता है। और दलहनी फसल के अंतर्गत जैसे कि चना हो गया, मटर, उड़द, मसूर, अरहर, मूंग, मतलब जितने भी दाल हमको मिलते हैं, जितने भी दाल दिखाई देते हैं, वे सब दलहनी फसल के अंतर्गत आते हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। नाइट्रोजन, दलहनी फसलों में क्या होता है, ये क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं हवा से, क्योंकि इनकी जो गांठें होती हैं, रूट नोड्यूल्स उनको बोलते हैं, इनकी गांठों में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे राइजोबियम कहते हैं। तो राइजोबियम का बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है यह हवा से प्राप्त करता है, और जिसमें यह पाया जाता है उसे रूट नोड्यूल कहते हैं, जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम राइजोबियम है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम साइंस वाले में, जो साइंस में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे जब हम बॉटनी पढ़ेंगे। तो भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, दालों का निर्यात नहीं किया जाता है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है। यह आपका एसर्सन है, ठीक है। क्योंकि बताया था, कथन पढ़ने के बाद तुरंत क्योंकि लगा देना चाहिए। तो भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं है, तो सच बात है, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है, दालों की मांग की वरीयता है, मतलब कि दाल जो है अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, बताया था अभी। तिलहन उत्पादन में कौन था, सरसों उत्पादन में राजस्थान था। सोयाबीन में मध्य प्रदेश बताया था, मूंगफली में गुजरात बताया था। इसी तरह से दालों में मध्य प्रदेश है। हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है किसमें, तो जितने भी दलहनी फसल होते हैं, बताया था भी कि राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक जो तत्व है कोबाल्ट होता है। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली दलहनी फसलें, चना, मटर, मूंग जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मतलब कि पौधा नहीं एब्जॉर्ब करता है, बताया था राइजोबियम। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधे के लिए उपलब्ध कराता है, और इसके बदले में पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन को पौधा क्या करता है, बैक्टीरिया को रहने की जगह देता है। इस प्रकार से जो रिलेशनशिप बनता है उसको कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इस प्रकार से जो राइजोबियम है और वो पौधा है, मतलब कि जो दलहनी पौधा है, उन दोनों के बीच
जो संबंध होता है उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध दोनों में स्थापित होता है। सहजीवी संबंध का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। पौधा क्या करता है, उसको स्थान देता है रहने के लिए, और इसके बदले में राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। दलहनी पौधे, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात होता है। एनपीके मतलब हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड के मीन्स पोटेशियम। ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस एंड के से पोटेशियम होता है। पोटेशियम का जो सिंबल होता है केमिस्ट्री में उसे के कहते हैं। तो एनपीके का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है, सॉरी 1:2:2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है 1:2:2 का होता है। अरहर, अरहर कहाँ की फसल है, तो भारतवर्ष की है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है, भारत में है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है, मालवीय चमत्कार अरहर की एक किस्म है। इसके बाद बहार, बहार प्रसिद्ध प्रजाति अरहर की, बहार, मालवीय चमत्कार, ये सब क्या है, अरहर की विशेष प्रकार की प्रजातियां हैं। मटर की पत्ती विहीन जाति है, मतलब कि ऐसा एक मटर का पौधा होता है जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, तो अपर्णा है। अपर्णा, अपर्णा जो होता है मटर की पत्ती विहीन, मतलब पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और फलीदार फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात जो आपका होगा 1:2:1 होगा। ओके, 1:2:1 बताया था अभी, 1:2 होता है, 1 नहीं होता है। ये देखिए 1:2:2 होता है। और इसको किसी भी अनुपात में पूछा जाए, इसको पूछा सकता है 2:4:4, तो भी आपका सही हो जाएगा, रेशियो है। अगर पूछा जाए 0:1:1, 0:1:1, तो भी आपका सही हो जाएगा। 1:2:3 अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। तो सामान्यतः जो होगा 1:2:2 ही होगा। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, याद कर लेना है, ज़्यादा मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगाना है, हमने बस ऐसे ही बता दिया। तो 1:2:2 होता है, इसको हमें याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन आया था 1:2:12। इसके बाद देखिए रेशम, इसके बाद रेशम, तो आपको पता होगा भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, चाइना में, सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है। उसके बाद भारत में होता है। और भारत में शहतूत, जैसे कि रेशम के कई प्रकार होते हैं, रेशम के प्रकार होते हैं। तो रेशम में जैसे कि आपका हो गया शहतूत हो गया, इरी हो गया, टसर और मूंगा। तो भारत में 4 प्रकार की मतलब रेशम की प्रजातियां पाई जाती हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात जो कैटरपिलर होता है, इल्ली होता है, द्वारा निकाले जाने वाले प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक है। वैसे अगर वर्ल्ड वाइड देखा है तो चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। और इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, शहतूत, इरी, टसर और मूंगा। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश व कर्नाटका से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से सर्वाधिक कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा रेशम प्राप्त होता है। देखिए लिस्ट सही सुमेलित करना है, प्रकार दिया हुआ और उत्पादन दिया हुआ है। तो शहतूत रेशम जो होता है कर्नाटका में पाया जाता है, टसर रेशम झारखंड में, इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। शहतूत रेशम पूछा गया है, शहतूत रेशम कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, इरी रेशम असम में, मूंगा भी असम में पाया जाता है, और टसर कहाँ पर, झारखंड में पाया जाता है।
मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पर पाई जाती है? असम में। तो पूरे विश्व में केवल भारत में मूंगा की जो प्रजाति है पाई जाती है, मूंगा रेशम की, तो असम में पाई जाती है। टसर रेशम का उत्पादक राज्य झारखंड है। टसर रेशम का उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। तो रेशम से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। इसके बाद देखिए बागानी फसलें। बागानी फसलें, तो बागानी फसलों के अंतर्गत जो है काफ़ी, कहवा, चाय, रबर, काफ़ी, कहवा, चाय, रबर, ये सब बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सुपारी, कोका, काजू, नारियल, ये सब बागानी फसलें। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बागानी फसलें, बागानी फसलों के अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है। तो काफ़ी, कहवा, चाय, रबर, नारियल, सुपारी, ये सारे क्या है? बागानी फसलें हैं। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना सन 1984 में की गई थी। दूसरा है, यद्यप काफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। तो इस संदर्भ में यूपीएससी का क्वेश्चन है, काफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। काफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा परिवर्धित की जाती है। इसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटका में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटका में होता है। इसके बाद भारत में देश का 72.3% से अधिक काफ़ी अकेले कर्नाटका पैदा करता है। तो कर्नाटका में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, या तो ट्रेडिशनल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंपरागत प्रश्न होते हैं, या तो कुछ अगर करंट न्यूज बनता है, कोई नई प्रजाति खोज की गई, ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में कहवा की खेती का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो पाया जाता है कर्नाटक में। दूसरे नंबर देखिए चाय और रबर है। तो चाय और रबर में, चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है और यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है, मतलब चाइना का है पौधा है। और चाय जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधे के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए चाय के उत्पादन के लिए। और इसके लिए वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में। तो ये 2015 का दिया हुआ, देखिए आंकड़ा जो है 2015 का है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। भारत दूसरे स्थान पर, चीन पहले स्थान पे था। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है चाय से। एक जो है असम में चाय पैदा होता है, असम पश्चिम बंगाल में पैदा होता है, असम और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। तो उसका नाम जो है मकाई बारी है। दार्जिलिंग में मिलता है, दार्जिलिंग में पैदावार इसकी होती है। इसका नाम है मकाई बारी कहते हैं, या मकाई बारी। इसको आप देखिएगा, आप नेट पे देख लीजिएगा या कहीं पर। तो ये मतलब कि सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब बेहतरीन किस्म है चाय की, सबसे बेहतरीन किस्म है। और इंडिया में इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 1 लाख पर केजी। बहुत बड़ा रकम हो गया, 1 लाख पर केजी। 1 लाख पर केजी का इसका अमाउंट, 1 लाख पर केजी, लगभग मैं बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। इतना महंगा कोई चाय इंडिया में बहुत कम लोग पीते होंगे। तो सारा का सारा क्या होता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, विदेशों में चला जाता है। बहुत ही उन्नत किस्म है इसकी, दार्जिलिंग में इसकी पैदावार होती है। इसके बाद देखिए
ये दिया हुआ है, भारत में वह नकदी फसल मुद्रा प्राप्त चाय से प्राप्त होती है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। बताया था अभी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। सच है, बताया था अभी, क्योंकि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाय की घरेलू खपत कम है ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। चाय की घरेलू खपत भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आपका रीजन गलत हो जाएगा। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी अभी शोधित चाय की फसल के लिए, तो चाय की बताया था 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर थोड़ी सी अधिक चाय की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ग्रीन गोल्ड किस्म है, ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड जो है चाय की बहुत ही बेहतरीन किस्म मानी जाती है। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल धान है। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल धान है। धान वाला पता नहीं कहाँ से में आ गया। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? केरल है। और प्राकृतिक रबर के उत्पादक राज्य जो है, पहले पर केरल है, दूसरे पे त्रिपुरा है, तीसरे पे कर्नाटक है। और विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? देन दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड। प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? थाईलैंड में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाईलैंड में होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और रबर का जो पौधा होता है गर्म एवं नम जलवायु के लिए की आवश्यकता होती है इसके लिए, और 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा लगभग 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एवरेज 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद देख लेते हैं अन्य बागानी फसलें। अन्य बागानी फसलें, अन्य बागानी फसलों में पहला दिया हुआ है, भारत का वह राज्य जहाँ कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, कर्नाटका में। कहवा, रबर, तंबाकू सबकी कृषि की जाती है, तो कर्नाटका में। और बागान या बागानी फसलों के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत जो है, कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोका, काजू आते हैं। जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बागानी फसलों में चाय, कॉफ़ी और रबर को रखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर वाणिज्य मंत्रालय की बात किया जाए, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जो बागानी फसलें हैं, चाय, कॉफ़ी और रबर को रखा जाता है। लेकिन जो आपका कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोका और काजू को रखा जाता है। तो इसीलिए बागानी फसलों के अंतर्गत हम ओवरऑल सबका अध्ययन करते हैं। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं चाय, रबर, नारियल और कहवा। सही कथन है, चाय असम की मुख्य फसल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तंबाकू आंध्र प्रदेश की फसल है, ये भी सही है। भारत में तंबाकू की जहाँ बात है, तुरंत आंध्र प्रदेश आंख बंद करके टिक कर लिया जाए, ठीक है, आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिएगा, आंध्र प्रदेश तंबाकू। तंबाकू कृषि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल आ जाए तो तमिलनाडु, नारियल। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन वियतनाम और भारत में। काली मिर्च विश्व स्तर पे पूछा जा रहा है, वैसे क्या होगा, केरल हो जाएगा अगर इंडिया की बात करें तो। इलायची उत्पादन में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इलायची उत्पादन में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। गरम मसाले, काली मिर्च बताया था, केरल में पाई जाती है। केरल में सर्वाधिक पैदावार होती है। मसालों का बागान, वेरी इंपॉर्टेंट, केरल। मसालों का बागान केरल कहा जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से, फ्लावरिंग बड जिसे बोलते हैं, फ्लोरिंग बड, फ्लोरिंग बड होता है। लौंग, लौंग की खेती होती है कहाँ पर? कर्नाटक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में लौंग की खेती की जाती है।
यहाँ देखिए सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। जूट पश्चिम बंगाल में, चाय चाय असम में, रबर रबर केरल में, गन्ना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूलतम दशा पाई जाती है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर बताया था केरल में उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल होने चाहिए। मतलब कि काली मिर्च के प्रोडक्शन के लिए, काली मिर्च की खेती के लिए उच्च और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा, और 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल होने चाहिए, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप होना चाहिए, 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में काला सोना, ब्लैक गोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट गोल्ड बताया था किसे? कपास को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड काली मिर्च और कोयला को भारत में कहा जाता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये झूमिंग एग्रीकल्चर है, झूमिंग कृषि के बारे में, और कुछ मिसलेनियस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप लाभ ले सकें।